नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। भारत में भूकंप से अब तक 62 लोगों की मौत हुई है, जबकि 269 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा मौत बिहार में हुई। बिहार में 46, यूपी में 13, पश्चिम बंगाल में 2 और राजस्थान में एक शख्स की मौत हुई। केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने कहा कि एनडीआरएफ की 4 टीमें बिहार में काम कर रही हैं। पीएमओ ने भूकंप में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख के बजाय 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल में भूकंप के बाद फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक विमान से 783 लोग स्वदेश लाए गए हैं। इसके अलावा बसों से सुनौली और रक्सौल के जरिए रक्सौल के रास्ते भारत लाया जा रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय सेना ने नेपाल में एयर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के 13 विमान राहत में लगे हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 10 टीमें नेपाल में काम कर रही हैं। विदेश सचिव ने कहा कि भारत नेपाल में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 50 टन पानी, 2 टन दवाइयां, 3 टन कंबल और खाने का सामान भेजा गया है। Now today we expect to have 13 military aircraft go into Kathmandu. 4 of them are C-17s, 3 of them are C-130s, 4 of them are IL-76s and 2 of them are AN-32s. In addition, we had some civil aircraft go in the morning, 2 Air India aircraft and 1 jet to bring back Indians who were stranded there. भूकंप के हालात पर आज प्रधानमंत्री आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि पीएम ने राहत और बचाव कामों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए और अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को नेपाल भेजने का फैसला किया गया है। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय दूतावास ने नेपाल में कंट्रोल रूम बनाया है और कंट्रोल रूम के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल और भारत में आए भूकंप की तबाही पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि भारत के लिए नेपाल अपना है और नेपाल की हर संभव मदद करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ का काम भी चलाना है। रिहेबिलिटेशन का काम भी तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। नेपाल और भारत में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार नेपाल का कोडारी भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी में कुशीनगर में राज्यपाल राम नाईक भूकंप से बचने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए राज्यपाल ने जैसे ही माइक संभाला, भूकंप के झटके महसूस हुए। अफरा तफरी मच गई। राज्यपाल भी भागते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकले। गाजीपुर के जिला अस्पताल में गंभीर रूप से पीड़ित शख्स अपनी जान बचाने के लिए ग्लूकोज की बोतल लेकर बाहर आ गया। बाद में सड़क पर ही मरीजों का इलाज किया गया। देवरिया में भूकंप की खबर से लोगों के बीच अफरा तफरी मची। जिला अस्पताल के डॉक्टर और मरीज बदहवास स्थिति में बाहर निकल आए। भूकंप से आगरा के सिकंदरा और न्यू आगरा थाने की दीवारों में दरार आ गई। पुलिस के कंट्रोल रूम की दीवारों में भी दरार आ गई।
जौनपुर में भूकंप के बाद शहरी इलाके के लोग सुरक्षा के मद्देनजर सड़क, मंदिर, मस्जिद और नदी के किनारे अपना ठिकाना बना रहे हैं। वाराणसी में कई इमारतों में दरारें आ गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर खुले में आ गए। वाराणसी के बालाजी घाट स्थित 5 मंजिला इमारत कंगन महल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी में 27 और 28 अप्रैल यानी कल और परसों 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इसकी ताकीद की है। आज नेपाल के साथ आधे हिंदुस्तान में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूवैज्ञानिकों की माने तो भूकंप के इन झटकों से डरने की जरूरत नहीं है। बड़े भूकंप के बाद ऐसे आफ्टर शॉक महसूस किए जाते हैं और भूकंप के झटकों का यह सिलसिला अगले 48 घंटे तक हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता ने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर HB श्रीवास्तव से खास बात की। बनारस वैसे भी भूकंप के पैरामीटर्स में सबसे सेफ जोन में आता है और अगर आप कैमरे को इस पे फोकस करें हमारे स्क्रीन पे तो आप पाएंगे कि ये जो डार्क रेड कलर्स की एरियाज दिख रही हैं ये सब की सब हाई मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक जोन है जिसे हम कहते हैं जोन 5। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार और नेपाल से सटे हुए कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरकाशी का जोन है वो, जम्मू हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल पार्ट और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और साथ साथ गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर्स का एरिया, ये सब में जोन 5 में आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। यहाँ पे प्लेट्स के मूवमेंट बहुत जल्दी इफेक्टिव होती हैं और ये क्विक रिस्पांस करते हैं अर्थक्वेक के लिए। बनारस ऑलरेडी जोन 3 में है जो कि मॉडरेट है और बनारस में सबसे अच्छी बात यह है कि बनारस का गंगा का प्लेन है जो कि एक कुशन की तरह से, एक गद्दे की तरह से काम करता है और ये कुशन जो है आपको हमेशा बचाने की कोशिश करता है अर्थक्वेक के शॉक से। सो यहाँ हम सबसे कम शॉक फील करते हैं। ये सर लेयर से कितने नीचे तक ये यहाँ जो सैंडबेड है? यहाँ करीब 15 से 20 किलोमीटर का जो एलुवियम है वो रॉक्स के ऊपर लाता है, तो इसलिए ये हमें हमेशा एक कुशन की तरह से यूज करता है और यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हाई अर्थक्वेक जोन आ पाए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर श्रीवास्तव जिन्होंने अर्थक्वेक पर बहुत ज्यादा काम किया है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, BHU, वाराणसी। सिद्धार्थनगर जिले के मिसरौलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने उन घरों को अपना निशाना बनाया जो लोग भूकंप के डर से अपने घर से बाहर निकल गए थे। भूकंप की दहशत से रात भर लोग इधर उधर भटकते रहे। इस बीच चोरों ने लाखों की चोरी की। पीड़ित लोगों को घटना की जानकारी सुबह हुई लौटने पर। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये थे हमारा घर देहरा और वैसा ही है। इस गांव में कितने घरों में चोरी हुई है आज रात में? 4 घर में हुआ है। कितने का नुकसान हुआ होगा? हुआ है 2.25 लाख का। जिस समय चोरी हो रही थी उस समय घर के लोग कहाँ थे? घर पे थे या कहीं बाहर? बाहर थे सर, भूकंप आने की वजह से सब बाहर थे। आप लोगों को पता कब चला चोरी की? सुबह मालूम हुआ। गोरखपुर में दूसरी बार भूकंप आने से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के डर से डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी भी अस्पताल से बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान अस्पताल में ऐसे हालात का सामना करने का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। मरीज और उनके परिजन बदहवास हालत में इधर उधर भटकते रहे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि RPF ने फौरन लोगों को संभाल लिया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की हर संभव मदद का ऐलान किया है, वहीं उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग भी नेपाल की मदद में आगे आए हैं। वाराणसी से 3 एम्बुलेंस दवाइयों और ब्लड बैंक के साथ काठमांडू के लिए रवाना की गई हैं। खास बात यह है कि इनके साथ जो नर्सिंग स्टाफ भेजा गया है वो नेपाली मूल का ही था। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और वाराणसी से भी करीब एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा 3 एम्बुलेंस यहां से लेकर जाया जा रहा है और तमाम जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो वहां के लोगों को दिया जा सके, इसको लेकर यहां से 3 एम्बुलेंस
अब से कुछ देर में निकलेगी और पूरा ग्रुप इस वक्त हमारे साथ खड़ा है। हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट साहब से। सर, आप लोग नेपाल के लिए रवाना हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें लेकर आप लोग जा रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास मोबाइल आईसीयू जा रहे हैं, जिसमें राहत की सारी चीज है, कंप्लीट इंटेंसिव केयर इक्विपमेंट उसके अंदर है, और दूसरे एम्बुलेंस भी जा रहे हैं, और जो है मेडिसिन, हमने हर प्रकार के मेडिसिन लिए हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड लिए हैं, आईवी सामान लगाने की सामान सब लिए हैं, और ऑक्सीजन साथ में है। तो ये हमारे मोबाइल टीम के साथ जो है काफी मात्रा में मेडिसिन के साथ एवं समस्त राहत के सामान के साथ, और दूसरी इसी के साथ साथ हम, और सबसे बड़ी बात है, हम करीब 40 यूनिट्स ब्लड की भी व्यवस्था किए हैं, और वो हम बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो बाई रोड जा नहीं पाएगा। तो वो हम एयरपोर्ट के साथ संपर्क में है, जैसे हमको वहाँ से खबर आएगा, हमारे ब्लड यूनिट्स रेडी है, वो ब्लड भी हम वहाँ पर भेजेंगे। किस जगह पे जाएंगे? ये नेपाल में जहाँ तक सीधी जाकर के काठमांडू तक हमारी टीम का पहुँचने का हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो नेपाल के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो कुछ बन सकता है बनारस के लोग, नेपाल के लोग के लिए वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चूंकि पशुपतिनाथ और श्री विश्वनाथ के बीच का जो पुरातन काल से जो एक मजबूत संबंध रहा है, इस संबंध को देखते हुए भी बनारस के लोग इस नेचुरल डिजास्टर से बेहद आहत हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। भूकंप से जहां नेपाल में भारी तबाही हुई है, वहीं भारत में भी जानमाल का खासा नुकसान हुआ। भूकंप में मारे गए लोगों की शांति के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ हो रहे हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक लखनऊ के रकाबगंज की है। यहाँ भूकंप में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। वहीं आगे भूकंप न आए, इसके लिए भगवान से सबकी सलामती की दुआ की गई। दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां भूतेश्वर महादेव मंदिर में भूकंप में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। हवन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। भूकंप को लेकर दिल्ली के नजदीक का सबसे संवेदनशील इलाका नोएडा और गाजियाबाद है। यमुना और उसके आसपास बसे इन शहरों की जमीन रेतीली है और इस पर हाई राइज बिल्डिंग बनाना सबसे बड़ा खतरा है। बावजूद इसके बिल्डर और बड़े कारोबारी मानकों की परवाह किए बगैर ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें रहने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में है। कल आए भूकंप के बाद हुए जान माल के नुकसान के बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ये फिक्र जरूर सता रही होगी कि हम कितने सुरक्षित हैं। नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल से लेकर हाई राइज बिल्डिंग तैयार की जा रही है। तमाम तरीके के जो नियम हैं बिल्डिंग को बनाने को लेकर, जो मिट्टी है जिस जगह बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके साल्ट के टेस्ट किए जाते हैं कि इसके ऊपर कितनी मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। हालांकि तमाम तरीके के आरोप ये भी लगते रहे साल्ट को लेकर के नोएडा प्राधिकरण जो है वो एफएआर एक बार देने के बाद दोबारा से बिल्डरों का बढ़ा देता है। ऐसे में जो पहला एफएआर बढ़ाया गया है बिल्डिंग के साल्ट के आधार पर और दोबारा से उसको बहुमंजिल बनाने की परमिशन देना कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्की साबित होता है। और अगर मास्टर प्लान डिजास्टर की बात की जाए तो वो 2005 में लागू किया गया था, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी प्लान तैयार नहीं हो पाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी पेंडिंग चल रही है। दिल्ली एनसीआर जो कैपिटल रीजन है इसको लेकर भी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेशनल डिजास्टर प्लान को लागू करने को लेकर तमाम तरीके के जो इस तरीके की इमारतें हैं वो पूरे दिल्ली एनसीआर में है और यहाँ पर एक चलन सा बन गया है हाई राइज बिल्डिंगों में फ्लैट लेकर लोगों का रहने का। अब ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं वो अधिकारी किस तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से बिल्डिंगों को बनाने के लिए जो अनुमति दी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर अगर भूकंप आता है भूकंप रोधी जो बिल्डिंगें हैं उनको सही नियमों के चलते बनवाया जा रहा है, नहीं बनवाया जा रहा है। लेकिन लोगों में इस भूकंप के बाद काफी डर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना, जो जानकार है उनका कहना ये भी है कि अगर भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश होता तो दिल्ली एनसीआर तक उसकी आहट सुनाई देती और काफी लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता था। और अगर दिल्ली एनसीआर में
में इस तरीके की दिक्कत आती है तो क्या होगा। तमाम तरीके के प्लानों पर काम करने की जरूरत है और लोग सहमे हुए हैं इस भूकंप के बाद। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी कई जगह किसानों ने बर्बादी से तंग आकर जान दे दी। बाराबंकी में एक किसान ने डीएम ऑफिस के सामने ही खुदकुशी कर ली। किसान ने जिलाधिकारी ऑफिस के सामने पेड़ पर फांसी लगाई। संभल में भी इसी तरह की घटना सामने आई। यहां एडीएम कार्यालय परिसर में एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि समय रहते किसान को बचा लिया गया। कन्नौज में एक और किसान सुभाष मिश्रा ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। मृतक सुभाष के पास महज 2 बीघे जमीन थी जो बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। हरदोई के पिपौना गांव में किसान पप्पू सिंह ने बर्बाद फसल से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि किसानों की मदद के बजाय सियासत की जा रही है। चित्रकूट में किसान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज तहसील में 18,000 किसान थे 5,000 के 50% के मानक पर, और 33% के मानक पर 99,000 हो गए। तो इतने किसानों तक पहुंचने का काम अगर नरेंद्र मोदी का फैसला कर रहा है तो फिर किसान के हितैषी फैसला है। और इस पर अगर कोई राजनीति की बात करता है तो राजनीति हम करेंगे, हमें राजनीति करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसान की सेवा करना या उसकी लड़ाई लड़ना, राज्य सरकार मुआवजा ठीक से बांटे इसको करना, लेखपाल सही उसको आकलन करे, ये कहना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हम रोज करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की योजनाओं के बिना राज्यों की सहमति के वर्गीकरण करने पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार पड़ेगा। अखिलेश यादव ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। शिवराज सिंह नीति आयोग की केंद्रीय योजना पर बनी सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अपने पत्र में अखिलेश यादव ने लिखा है कि राज्यों के सुझावों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही लिखा है कि केंद्रीय फंड की कमी के चलते राज्यों को अपने सोर्सेज से पैसे देने होंगे जो बाद में योजना को प्रभावित करेगा। अखिलेश यादव ने सब कमेटी की दूसरी बैठक का एजेंडा भी मांगा है ताकि यूपी सरकार अपने सुझाव दे सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ योजनाओं में अपना शेयर 75% से घटाकर 50% करने का फैसला किया है। यूपी के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा के मध्य प्रदेश के निजी दौरे पर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के मामले में राज्यपाल राम नाईक को शिकायत भेजी गई है। एनके मेहरोत्रा पर आरोप है कि वो टीकमगढ़ के छिपरी गांव में एक निजी धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी खर्च पर गए। इस दौरान उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। नूतन ठाकुर ने राज्यपाल को शिकायती पत्र देते हुए इस मामले की जांच कराकर लोकायुक्त को पद से हटाने की मांग की। शामली पुलिस ने साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में एक बीए का छात्र है। पुलिस ने इनके पास से 3.25 लाख रुपए और लैपटॉप और 2 मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह नेट बैंकिंग के माध्यम से अब तक 6 लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है। ठगी करने के लिए ये गिरोह पहले लोगों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा करता है। इसके बाद फर्जी मतदाता पहचान पत्र से उसी बैंक में खाता खुलवाता है और अंत में इस गिरोह के लोग नेट बैंकिंग के जरिए लोगों के खातों से फंड ट्रांसफर करते थे। खास बात यह है कि गिरोह पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अपना शिकार सबसे ज्यादा बनाया। पुलिस ने बैंक को भी नोटिस भेजा है जिसने बिना वेरिफिकेशन के खाता खोला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 97वें दीक्षांत समारोह ने इतिहास रच दिया। पिछले 100 सालों में पहला मौका था जब भारतीय परिधान में गुरु शिष्य दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। हालांकि ब्रिटिश कालीन काले गाउन को दीक्षांत समारोह से हटाने की मांग कई जगह होती रही, लेकिन ये पहला मौका है जब काले गाउन की जगह भारतीय परिधान में छात्रों को मेडल और डिग्री बांटी गई। समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक जी माधवन नायर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीक्षांत समारोह में हुए इस बदलाव को सकारात्मक बताया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।